बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र रहा है? बिहार। प्राचीन काल में बिहार में स्थापित 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम क्या है? नालंदा, औदंतपुरी एवं विक्रमशिला। नालंदा, औदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन बिहार में विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अध्ययन और अध्यापन के प्रमुख केंद्र कौन थे? बौद्ध विहार। प्राचीन काल में किन एशियाई देशों में के छात्र बिहार के शिक्षा केंद्रों में ज्ञान प्राप्त करने आते थे? चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, मंगोलिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया। विदेशी छात्र बिहार के शिक्षा केंद्र में मुख्य रूप से किन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे? धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन की समृद्ध परंपरा कब से कब तक है? 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन की समृद्ध परंपरा लगभग कितने वर्ष तक जीवित रही है? लगभग 800 साल तक। अपने चरमोत्कर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग कितने शिक्षक कार्यरत थे? लगभग 2000 शिक्षक। नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या कितनी थी? लगभग 10,000 छात्र। यूनेस्को ने बिहार के किस पुरातात्विक स्थल को विश्व विरासत स्थल की सूची में स्थापित किया? नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल को। नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल को। नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल के किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? वर्ष 2016 में। दिए गए पाठ्यपुस्तक के तथ्यों के अनुसार विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय किसे कहा गया? नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त के। नालंदा विश्वविद्यालय में अन्य विषयों के अतिरिक्त विशेष रूप से किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? महायान बौद्ध धर्म के। बौद्धिक धर्म की शिक्षा विशिष्ट शाखा की उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, महायान शाखा का। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और कार्यप्रणाली के बारे में अधिकतम जानकारी किन विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है? चीन यात्रियों हेनसोंग तथा इत्सिंग के विवरण से। किस प्रसिद्ध चीनी यात्री के यात्रा वृत्तांत से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है? हेनसोंग के अतिरिक्त अन्य कौन सा चीनी यात्री जिसके विवरण से नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी होती है? इत्सिंग। बिहार के बाहर से किस कन्नौज नरेश के अभिलेख से नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होता है? कन्नौज नरेश यशोवर्मन। कन्नौज नरेश यशोवर्मन का कौन सा अभिलेख नालंदा विश्वविद्यालय की ऐतिहासिकता की जानकारी देता है? नालंदा अभिलेख का। नालंदा अभिलेख का संबंध किस राजा से है जो नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है? कन्नौज नरेश यशोवर्मन। किस पालवंशी शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख और वित्तीय आवश्यकताओं हेतु 200 गांव दान दिए? धर्मपाल को। पाल शासक धर्मपाल द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिए गए गांवों की कुल संख्या कितनी है? 200 गांव। नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में देने वाला राजा धर्मपाल किस राजवंश से संबंधित था? पाल वंश से। स्वर्णद्वीपीय या जावा के किस शैलेंद्र वंशीय शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था? बलदेव ने। जावा के शासक बलपुत्र देव का संबंध किस ऐतिहासिक राजवंश से था? शैलेंद्र वंश से। शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध मठ के निर्माण के लिए बंगाल के किस पाल शासक से अनुमति ली थी? देवपाल से। राजा देवपाल जिसने जावा के शासक बलपुत्र देव ने मठ निर्माण की अनुमति ली थी, वो कहाँ के पालवंशी शासक थे? बंगाल के। पाल शासक देवपाल ने जावा के शासक द्वारा निर्मित बौद्ध मठ की देखभाल के लिए कितने गांव दान में दिए थे? 5 गांव। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक के मित्र बंगाल के किस पाल शासक ने मठ की देखभाल हेतु 5 गांव दिए थे? देवपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की किस शताब्दी के अंतिम दशक में नष्ट किया था? 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। आक्रमण के दौरान बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की विशाल इमारत को किस प्रकार नष्ट किया? आग लगाकर, भवन को जलाकर। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश तक तात्कालिक कारण क्या था? बख्तियार खिलजी का हिंसक आक्रमण।
बिहार के आधुनिक शहर बिहार शरीफ का प्राचीन ऐतिहासिक नाम क्या? उदंतपुरी। बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? उदंतपुरी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के किस आधुनिक स्थानीय शहर में स्थित है? बिहार शरीफ में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस प्रसिद्ध राजवंश के शासक काल द्वारा की गई थी? पाल वंश। पाल वंश के किस प्रथम शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल पाल वंश के कौन से क्रम के शासक थे? प्रथम शासक संस्थापक। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के किन्हीं दो प्रमुख विद्वानों का नाम बताइए जिनका उल्लेख पाठ में है? महारक्षित और चंद्रकृति। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के किन्हीं दो प्रमुख विद्वानों का नाम बताइए जिनका उल्लेख पाठ में है? महारक्षित और चंद्रकृति। महारक्षित और चंद्रकृति का संबंध प्राचीन बिहार के किस विश्वविद्यालय से था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय से। महारक्षित और चंद्रकृति का संबंध प्राचीन बिहार के किस विश्वविद्यालय से था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय से। महारक्षित और चंद्रकृति के अतिरिक्त उदंतपुरी विश्वविद्यालय के अन्य दो प्रमुख विद्वान कौन थे? धर्मरक्षित एवं शीलरक्षित। महारक्षित और चंद्रकृति। महारक्षित और चंद्रकृति के अतिरिक्त उदंतपुरी विश्वविद्यालय के अन्य दो प्रमुख विद्वान कौन थे? धर्मरक्षित एवं शीतलरक्षित। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्यार्थियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु विद्वान कौन थे? अतीश दीपंकर। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्यार्थियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध बौद्धिक भिक्षु या विद्वान कौन थे? अतीश दीपंकर। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर ने प्राचीन बिहार के किस विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षा प्राप्त की थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। प्रसिद्ध बौद्धिक विद्वान अतीश दीपंकर ने प्राचीन बिहार के किस विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षा प्राप्त की थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किस शताब्दी के प्रारंभ में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था? 13वीं शताब्दी के आरंभ में। 13वीं शताब्दी के आरंभ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने आक्रमण करके नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय बोलते हैं। अध्ययन अध्यापन के केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व कुल कितनी शताब्दियों तक रहा है? 7 से 8 शताब्दियों। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा है। प्राचीन काल में विभिन्न देशों के ऋषियों और छात्रों के बिहार आने का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना था? ज्ञान प्राप्त करना था। क्या प्राचीन काल में दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ते थे? हाँ, वे भी अध्ययन हेतु आते थे। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध सम्राट को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात लगभग कितना था? 5:1 का, मतलब 10,000 छात्र पर 2,000 टीचर थे। कन्नौज नरेश यशोवर्मन का नालंदा अभिलेख किस विश्वविद्यालय की ऐतिहासिकता की पुष्टि कर? नालंदा विश्वविद्यालय का। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 200 गांव दान में दिए थे? विश्वविद्यालय की देखरेख, रखरखाव और व्यय हेतु। जावा के राजा बलपुत्र देव और बंगाल के राजा देवपाल के बीच कैसा संबंध था? वे आपस में मित्र थे। बख्तियार खिलजी का आक्रमण नालंदा विश्वविद्यालय पर किस समय हुआ था? 12वीं शताब्दी के अंत में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक गोपाल ने कहाँ की थी? प्राचीन उदंतपुरी, वर्तमान बिहार शरीफ में। अच्छा, उदंतपुरी बिहार शरीफ में है, नालंदा विश्वविद्यालय तो अलग है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक गोपाल ने कहाँ की थी? बिहार शरीफ में। अतीश दीपंकर प्राचीन बिहार की किस भूमिका के लिए प्रसिद्ध है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के एक विख्यात विद्यार्थी के रूप में। अतीश दीपंकर बिहार शरीफ के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। नालंदा और उदंतपुरी दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट करने वाला सामान्य कारक कौन था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का विनाश किस समय हुआ था? 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में। प्राचीन बिहार के किस शिक्षा केंद्र का नाम वर्तमान में बिहार शरीफ है? उदंतपुरी। क्या नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अलावा धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र जैसा विषय भी पढ़ा जाता है? हाँ, प्राचीन शिक्षा केंद्र में ये विषय भी शामिल थे। कौन कौन सा? बौद्ध शास्त्र के साथ धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। बौद्ध विहारों का प्राथमिक कार्य प्राचीन बिहार में क्या था? बौद्ध भिक्षुओं का निवास तथा अध्ययन या अध्यापन। बौद्धिक विहार का प्राथमिक कार्य प्राचीन बिहार में क्या था? बौद्ध भिक्षुओं का निवास और तथा अध्ययन एवं अध्यापन के लिए। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2016 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार
बिहार के किस जिले में स्थित है? बंगाल जिले में। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2016 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा जिले में। कुमारगुप्त प्रथम किस ऐतिहासिक राजवंश के शासक थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? गुप्त राजवंश के। कुमारगुप्त प्रथम किस ऐतिहासिक राजवंश के शासक थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? गुप्त राजवंश। ह्वेनसांग और इत्सिंग किस देश के मूल निवासी थे जिन्होंने प्राचीन बिहार की शिक्षा प्रणाली पर लिखा था? चीन यात्री। ह्वेनसांग और इत्सिंग किस देश के मूल निवासी थे जिन्होंने प्राचीन बिहार की शिक्षा प्रणाली पर लिखा था? चीन यात्री। किस पाल शासक का योगदान नालंदा में विदेशी राजा द्वारा निर्मित मठ की सहायता करने में था? देवपाल। किस पाल शासक का योगदान नालंदा में विदेशी राजा द्वारा निर्मित मठ की सहायता करने में था? देवपाल। शैलेंद्र वंश के राजा बलपुत्र देव कहाँ के शासक थे जिन्होंने नालंदा में निर्माण कार्य करवाया था? जावा इंडोनेशिया के। शैलेंद्र वंश के राजा बलपुत्र देव कहाँ के शासक थे जिन्होंने नालंदा में निर्माण कार्य करवाया था? जावा इंडोनेशिया के। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या शैक्षणिक कार्य क्या था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या शैक्षिक कार्य क्या था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के 4 प्रमुख विद्वान कौन थे? महारक्षित, चंद्रकृति, धर्मरक्षित, रक्षित सब में 2 में है, चंद्रकृति अलग है, बाकी धर्मरक्षित, शीलरक्षित, महारक्षित। उदंतपुरी बिहार शरीफ विश्वविद्यालय के 4 प्रमुख विद्वान हैं ये चारों। नालंदा विश्वविद्यालय में कुल कितने वर्षों तक पठन पाठन सुचारू रूप से चला? लगभग 800 वर्षों तक। प्राचीन काल में बिहार को वैश्विक स्तर पर किस क्षेत्र के लिए विश्वविख्यात माना जाता था? उच्च शिक्षा और ज्ञान के प्रमुख केंद्र के रूप में। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों को किस मुख्य बौद्धिक विचारधारा का गहन अध्ययन करना होता था? महायान बौद्धिक दर्शन का। चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार नालंदा में शिक्षा का स्तर कैसा था? अत्यंत उच्च एवं समृद्ध। कन्नौज के राजा यशोवर्मन का संबंध किस ऐतिहासिक साक्ष्य से है जो बिहार से मिला है? यशोवर्मन का नालंदा अभिलेख। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को कितने गाँवों का राजस्व प्रदान में दिया था? 200 गाँवों का राजस्व। बलपुत्र देव ने नालंदा में किस प्रकार की धार्मिक संरचना का निर्माण करवाया था? एक बौद्धिक मठ का। देवपाल ने बलपुत्र देव के मठ के लिए कितने गांव दान में दिए थे? 5 गांव को। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस माध्यम का उपयोग किया था? अग्नि, आग लगाकर पूरी तरह जला दिया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी के आसपास मानी जाती है? यदि इसके संस्थापक पाल वंश के प्रथम शासक हैं तो 8वीं शताब्दी के मध्य पाल वंश के संस्थापक के समय। प्राचीन काल में श्रीलंका और मंगोलिया के छात्र बिहार के किस उद्देश्य से आते थे? उच्च शिक्षा और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन हेतु। ज्योतिष शास्त्र और दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राचीन बिहार के किस केंद्रों में दी जाती थी? नालंदा, उदंतपुरी आदि विश्वविद्यालयों में। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी के अंत में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का अंत 13वीं शताब्दी का प्रारंभ में। बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्रों के अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की योग्यता कैसी थी? वे अपने अपने विषय के प्रकांड विद्वान जैसे महारक्षित, शीलरक्षित आदि थे। ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के दौरान किस विश्वविद्यालय में समय बिताया और उसका विवरण लिखा? नालंदा विश्वविद्यालय। इत्सिंग के विवरण किस विश्वविद्यालय की छात्र संख्या और व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय। कन्नौज नरेश यशोवर्मन के काल का इतिहास जानने के लिए बिहार का कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण? नालंदा अभिलेख। यशोवर्मन के काल का इतिहास जानने के लिए बिहार का कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है? नालंदा अभिलेख। पाल राजवंश का बिहार की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान है? उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना की और उन्हें गांव का दान देकर संरक्षण प्रदान किया। राजा धर्मपाल द्वारा दिए गए 200 गांवों का दान किस विश्वविद्यालय के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए था? नालंदा विश्वविद्यालय। राजा धर्मपाल द्वारा दिए गए 200 गांवों का दान किस विश्वविद्यालय के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए था? नालंदा विश्वविद्यालय। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक का नाम पाठ के अनुसार क्या था? बलपुत्र देव अथवा बलदेव। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक का नाम पाठ के अनुसार क्या है? बलपुत्र देव तथा बलदेव। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक
कौन सा? जावा का शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव और बलदेव है। शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने बौद्ध मठ कहाँ बनाया था? नालंदा में। देवपाल ने किस विदेशी शासक के अनुरोध या मित्रता के 5 गांव दिए थे? जावा के शासक बलपुत्र देव के कारण। देवपाल ने किस विदेशी शासक के अनुरोध या मित्रता के कारण 5 गांव दान में दिए थे? जावा के शासक बलदेव के कारण। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और भवनों को नष्ट करने वाला खलनायक कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार शरीफ का ऐतिहासिक महत्व किस प्राचीन विश्वविद्यालय के कारण है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कारण। पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल ने किस शिक्षा केंद्र की नींव रखी थी? उदंतपुरी। पाल वंश के शासक गोपाल ने बिहार शरीफ में जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की शिक्षा की नींव रखी। शील रक्षित और धर्म रक्षित किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ विद्वान हैं? बौद्ध धर्म, बौद्ध शास्त्र और प्राचीन शिक्षा के। बौद्ध शास्त्र और प्राचीन शिक्षा के उदंतपुर विश्वविद्यालय में। शील रक्षित और धर्म रक्षित। अतीश दीपंकर की ख्याति प्राचीन काल में किस रूप में थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध और मेधावी छात्र के रूप में। अतीश दीपंकर एक छात्र थे। कहाँ का? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने बिहार की किस अमूल्य विरासत को भारी क्षति पहुंचाई? प्राचीन शिक्षा और गौरवशाली विश्वविद्यालय प्रणाली को। यूनेस्को की सूची में शामिल होने के बाद नालंदा महाविहार को क्या दर्जा प्राप्त हुआ है? वैश्विक सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल का दर्जा। वैश्विक सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल का दर्जा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की सूची में शामिल होने के बाद नालंदा महाविहार को क्या दर्जा प्राप्त है? वैश्विक सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल। पाठ के मुख्य शीर्षक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद के अंतर्गत प्रस्तुत पृष्ठ मुख्य रूप से बिहार के किस गौरवशाली पक्ष को दर्शाता है? बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र उसके स्वर्णिम इतिहास को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के किस शहर में पड़ता है? भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? पाल वंश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले पाल वंशीय शासक का नाम क्या था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा के प्रमुख केंद्र था? वज्रयान शाखा का। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का मुख्य शिक्षा केंद्र प्राचीन बिहार का कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला को नष्ट करने की घटना का उल्लेख किस समकालिक इतिहासकार ने किया है? मिनहाज उस सिराज ने बताया है कि विक्रमशिला को जो पुस्तकालय था उसको जला है बख्तियार खिलजी ने। मिनहाज उस सिराज ने बताया। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के किस प्रसिद्ध ग्रंथ में विक्रमशिला के विनाश का वर्णन करता है? तबकात ए नासरी पुस्तक में। ग्रंथ तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध उपकुलपति कौन थे? अतीश दीपंकर। उपकुलपति कौन थे? अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर का संबंध प्राचीन बिहार के किस विश्वविद्यालय से था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। भागलपुर में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 8वीं शताब्दी में। पाल शासक धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में स्थापित शिक्षा का केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मिनहाज उस सिराज किस काल का समकालिक इतिहास काल है? मध्यकाल सल्तनत काल का। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार का कौन सा प्रसिद्ध ब्रजयान बौद्ध केंद्र नष्ट हुआ था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट टॉपिक है तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के किस वर्तमान जिला में है? नालंदा। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा में। नालंदा जिले में स्थित तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय के संस्थापक किस वंश के शासकों को माना जाता है? कुषाण वंशीय शासकों द्वारा नालंदा में किस प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। किस प्रसिद्ध चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है? हेवनसोंग और इत्सिंग ने। हेवनसोंग और इत्सिंग नामक चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में बिहार के किस कम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का वर्णन है? तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? महायान संप्रदाय का। महायान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा में। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? प्रज्ञाभद्र। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? प्रज्ञाभद्र। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान प्रज्ञाभद्र का संबंध किस प्राचीन शिक्षा केंद्र से? तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय से। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना किस कालखंड में मानी जाती है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में।
पहली शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित बिहार का प्राचीन प्रस्तावित शिक्षा केंद्र कौन सा? तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय की मान्यता वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग से विचाराधीन है? तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI में किस शिक्षा केंद्र को प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने का मामला विचाराधीन है? तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। कुषाण वंशीय शिक्षा व्यवस्था का साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त होता है? तेल्हाड़ा नालंदा विश्वविद्यालय से। चीनी यात्री इत सिंह ने नालंदा के अतिरिक्त बिहार के किस अन्य विश्वविद्यालय की यात्रा और उल्लेख किया है? तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राचीन बिहार के विश्वविद्यालयों एवं संस्थापक। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 5वीं शताब्दी में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के किस स्थान पर स्थित है? बिहार शरीफ में। उदंतपुरी बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में स्थित प्राचीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 8वीं शताब्दी में, जब नालंदा विश्वविद्यालय का होता तभी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक शासक का नाम क्या है? गोपाल। पाल वंश के शासक गोपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? उदंतपुरी। एक ही क्वेश्चन को 5 बार रिपीट कर रहा है ये तो। बिहार शरीफ मध्यकाल में किस प्राचीन विश्वविद्यालय के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त प्रथम किस गौरवशाली राजवंश से संबंधित है? कुमारगुप्त गुप्त वंश। गोपाल किस प्रसिद्ध राजवंश का है? पाल वंश। गोपाल पाल वंश। 8वीं शताब्दी में बिहार में किन 2 प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? उदंतपुरी और विक्रमशिला का। नालंदा जिले में स्थित 2 प्राचीन शिक्षा केंद्र कौन सा है जिसका विवरण इतिहास में है? नालंदा विश्वविद्यालय और तेल्हाड़ विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भौगोलिक स्थान क्या था? नालंदा। स्थापना कला के अनुसार बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? तेल्हाड़ विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा का। स्थापना काल के अनुसार बिहार का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी। बिहार काल के अनुसार बिहार का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी। नेक्स्ट टॉपिक विल भी हमारा मध्य एवं आधुनिक काल में शिक्षा। मध्य एवं आधुनिक काल में शिक्षा। मध्यकाल में बिहार के कौन से 3 शहर फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र से? पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर। भागलपुर में तो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, बिहार शरीफ में हो गया उदंतपुरी और पटना। ये सब 3 शहर फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मध्यकाल में पटना किस भाषा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? फारसी। भागलपुर और बिहार शरीफ मध्यकाल में किस भाषा के शिक्षक के लिए जाने जाते थे? फारसी। बिहार में पहला जिला स्कूल कब स्थापित हुआ? जिला डिस्ट्रिक्ट स्कूल कब स्थापित हुआ था बिहार में? 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में बिहार का पहला जिला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? पटना में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्ष 1835 में स्थापित पटना के पहले जिला स्कूल को और किस नाम से जाना जाता है? पटना हाई स्कूल। पटना हाई स्कूल। बिहार में सरकारी तत्वाधान में स्थापित पहला अंग्रेजी स्कूल कौन सा था? पटना हाई स्कूल। बिहार में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए सरकारी स्तर पर पहला कदम कब उठाया गया था? 1835 ईस्वी में। पटना हाई स्कूल का नाम बदलकर पटना कॉलेजिएट स्कूल किस वर्ष किया गया था? 1862 में। 1862 में। 1862 ईस्वी में बिहार के किस ऐतिहासिक स्कूल का नाम बदलकर पटना कॉलेजिएट स्कूल कर दिया गया है? पटना हाई स्कूल का। ब्रह्म समाज के तत्वाधान में पटना में किस स्कूल की स्थापना की गई? राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल। राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल। ब्रह्म समाज के तत्वाधान में पटना में किस स्कूल की स्थापना की गई? राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल। पटना में राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में स्थापित राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल की स्थापना किसके तत्वाधान में हुई थी? ब्रह्म समाज के। मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इमदाद अली खान ने। इमदाद अली खान द्वारा 1868 ईस्वी में बिहार के किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? मुजफ्फरपुर शहर में। आधुनिक काल में मुजफ्फरपुर में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए गठित संस्था का नाम क्या है? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। तस्वीर में दिखाई दे रहा है ऐतिहासिक पटना कॉलेज आधुनिक बिहार में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि किस काल से जुड़ी है? आधुनिक काल, ब्रिटिश काल से। आधुनिक काल ब्रिटिश काल से है। गहन विश्लेषणात्मक प्रश्न। धर्मपाल और गोपाल द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय क्रमशः कौन सा है? विक्रमशिला, उदंतपुरी। धर्मपाल और गोपाल उदंतपुरी और धर्मपाल विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय और तेल्हाड़ विश्वविद्यालय में
मुख्य अंतर संप्रदाय का आधार पर क्या था? नालंदा महायान अन्य विधायों का था, जबकि तेल्हाड़ विशेष रूप से महायान संप्रदाय का ही था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के शिकार होने वाला भागलपुर स्थित शिक्षा केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला। ग्रंथ तबकात-ए नासिरी बिहार के किस काल के इतिहास को जानने का एक प्रमाणिक स्रोत है? मध्यकालीन इतिहास, तुर्क आक्रमण काल का। अतीश दीपंकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भी गए थे। वे बिहार के किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे? विक्रमशिला के। बिहार में किस राजवंश के काल को प्राचीन विश्वविद्यालय उदयपुर विक्रमशिला के विकास का स्वर्णकाल माना जाता है? गोपाल के काल को, पाल वंश के काल को। बिहार में प्रथम सरकारी अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल 1835 के दौरान हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1890 में स्थापित राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रेरित है? ब्रह्म समाज आंदोलन। बिहार के किस जिले में प्राचीन काल में सबसे अधिक विश्वविद्यालय शिक्षण केंद्र हुआ करते थे? नालंदा जिला में। कुषाण वंश के राजाओं का योगदान बिहार के किस विश्वविद्यालय की स्थापना में माना जाता है? तेल्हाड़ विश्वविद्यालय। बिहार शरीफ का प्राचीन नाम उदंतपुरी था। 8वीं शताब्दी में किसने विश्वविद्यालय बनाया? राजा गोपाल ने उदंतपुरी को विश्वविद्यालय राजा गोपाल ने 8वीं शताब्दी में बनाया। हेवन सॉन्ग ने नालंदा के अलावा और किस निकटवर्ती विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता का वर्णन किया? तेल्हाड़ विश्वविद्यालय का। मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखित तबकात-ए-नासिरी में किस आक्रमणकारी के बिहार अभियानों का विवरण है? बख्तियार खिलजी। 1862 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट स्कूल का गठन किस पूर्ववर्ती स्कूल को क्रमोन्नत या नाम परिवर्तित करके किया गया? पटना जिला स्कूल, पटना हाई स्कूल, पटना जिला स्कूल या पटना हाई स्कूल। मध्यकाल में बिहार शरीफ के फारसी शिक्षा केंद्र होने का एक मुख्य कारण वहाँ किस विश्वविद्यालय का पतन और मुस्लिम संस्कृति का उदय था? उदंतपुर विश्वविद्यालय का पतन। प्रज्ञाभद्र नामक बौद्ध भिक्षु और विद्वान किस सदी के आसपास तेल्हाड़ में सक्रिय थे? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, चीनी यात्री के काल के मध्य। बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा में किस प्रकार की साधना को प्रधानता दी जाती थी, जिसका केंद्र विक्रमशिला था? तंत्रिका, बौद्ध धर्म, मंत्र और तंत्र का। पाल राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव का प्रमाण बिहार के किन दो शहरों से मिलता है? भागलपुर और बिहार शरीफ से। बिहार में आधुनिक विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए 1868 में मुजफ्फरपुर को किसने चुना? इमदाद अली खान ने। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित शिक्षा देने के लिए पटना में स्थापित स्कूल का नाम क्या है? राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल। बिहार में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1868 ईस्वी में स्थापित बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक शिक्षा और आधुनिक विचारों का प्रसार। बख्तियार खिलजी ने जब विक्रमशिला को नष्ट किया तो उस समय समकालीन साक्ष्यों को लिपिबद्ध करने वाला विद्वान कौन था? मिनहाज उस सिराज। अतीश दीपंकर को बौद्ध जगत में और किस नाम से जाना जाता है जिन्होंने विक्रमशिला के गौरव बढ़ाए? दीपंकर श्रीज्ञान के नाम से। तेल्हाड़ स्थल के पुरातात्विक उत्खनन और प्राचीनता की जांच वर्तमान में कौन सा संगठन कर रहा है? भारतीय पुरातत्व विभाग, ASI। 1835 ईस्वी के शिक्षा संबंधी प्रस्तावों के बाद बिहार में स्थापित पहला जिला स्कूल कहाँ खुला था? पटना में। मध्यकाल में बिहार का कौन सा क्षेत्र सूफी संतों और फारसी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था? पटना और बिहार शरीफ। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय को और किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किस सदी के अंत या शुरुआत में? 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के शुरुआत के आसपास। बिहार के शैक्षणिक इतिहास में इमदाद अली खां का नाम किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए दर्ज है? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना के लिए। प्राचीन बिहार का वह कौन सा विश्वविद्यालय जिसका स्थापना ईसा पूर्व BC में हुई थी? तेल्हाड़ विश्वविद्यालय। प्राचीन बिहार का वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका स्थापना ईसा पूर्व BC में हुई मानी जाती है? तेल्हाड़ विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का काल क्या माना जाता है? 5वीं शताब्दी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का काल क्या माना जाता है? 5वीं शताब्दी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 8वीं शताब्दी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष शताब्दी में हुई थी? 8वीं शताब्दी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 8वीं शताब्दी में। बिहार में सरकारी नियंत्रण में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की नींव किस वर्ष रखी गई थी? 1835 ईस्वी में। बिहार में सरकारी नियंत्रण में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की नींव किस वर्ष रखी गई थी? 1835 ईस्वी में। पटना कॉलेजिएट स्कूल की स्थापना का वर्ष क्या था? 1862। पटना कॉलेजिएट स्कूल की स्थापना का वर्ष क्या था? 1862। पटना कॉलेजिएट स्कूल की स्थापना का वर्ष क्या था? 1862। बिहार के मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1868 में। बिहार के मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1868 में।
राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल की स्थापना पटना में कब हुई थी? 1890 में। राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल की स्थापना पटना में कब हुई थी? 1890 में। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार में शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1862 में उच्च शिक्षा की शुरुआत हो गई थी बिहार में। बिहार में उच्च शिक्षा की विधिवत शुरुआत किस ऐतिहासिक कॉलेज की स्थापना के साथ मानी जाती है? पटना कॉलेज। उच्च शिक्षा 1862 में शुरुआत हुई, जबकि पटना कॉलेज तो 1835 में स्थापित हो गई थी। तो विधिवत रूप से बोल रहा है, विधिवत शुरुआत किस ऐतिहासिक काल से हुई थी? 1835 में। पटना कॉलेज का जब स्थापना हुआ था तब से। अपने प्रारंभिक दिनों में पटना कॉलेज किस विश्वविद्यालय से संबंध था? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। अपने प्रारंभिक दिनों में पटना कॉलेज जो था किस विश्वविद्यालय से संबंध था? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। वर्ष 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल या सरकार का गठन हुआ था? श्री कृष्ण सिंह का। वर्ष 1937 ईस्वी में बिहार में किसके नेतृत्व में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल या सरकार का गठन हुआ था? श्री कृष्ण सिंह सीएम थे वो स्वतंत्रता पूर्व के। वर्ष 1937 में गठित श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने बिहार में किस महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत की थी? निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम। बिहार के किस प्रतिष्ठित महिला उच्च शिक्षा केंद्र पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1940 में? पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1940 में। पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पटना के किस तत्कालिक विसत के विशेष प्रयासों का प्रतिफल था? बिशप वी.जे. सुलीवन। पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना में बिशप सुलीवन के साथ किस प्रमुख महिला मिशनरी सिस्टम का प्रमुख योगदान था? एपिस्टोलिक कार्मेल की मदर एम जोसेफिन। ये कितना बड़ा नाम है। एपिस्टोलिक कार्मेल की मदर एम जोसेफिन के कारण। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम को गति देने वाली प्रांतीय सरकार के मुखिया कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंध 19वीं शताब्दी में स्थापित बिहार का सबसे पुराना उच्च शिक्षा केंद्र कौन सा है? पटना कॉलेज। वर्तमान शैक्षणिक स्थिति एवं योजनाएं। जनगणना 2011 के आलोकन में। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.80%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुषों की कुल साक्षरता 71.20% और महिलाओं की कुल साक्षरता 51.50%। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के सभी राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार है, जिसमें महिला 51.50% पढ़ी है तो पुरुष 71.20%। टोटल मिला के 61.80% लोग ही पढ़े हुए हैं बिहार में। संपूर्ण भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता दर, पूरे भारत में सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार में है 51.50%। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत रेखांकित है? भारत की कुल बिहार की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे भारत की बात की जा रही है। भारत की औसत कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 72.9%। जनगणना 2021 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर कुल पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर 71.2। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल पुरुष साक्षर कितने हैं? 100 में से 71.2% पुरुष साक्षरता दर में है भारत में। प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 51.5%। राष्ट्रीय स्तर पर भी 51.5% ही है। प्रश्न, 2001 से 11 के मध्य बिहार में महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई? 17.9%। 2001 से 2011 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर महिला साक्षरता दर में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? 10.9% का। विगत वर्ष 2001 से 11 में बिहार की साक्षरता के लैंगिक अंतराल में प्रवृत्ति देखी गई, लैंगिक अंतराल में कमी आई है। विगत दशक 2001 से 11 में बिहार की साक्षरता में लैंगिक अंतराल में क्या प्रवृत्ति देखी गई है? लैंगिक अंतराल में कमी आई है। बिहार में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1991। वर्ष 1991 में। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के संचालन में किन 3 निकायों का वित्तीय व नीतिगत योगदान है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं यूनिसेफ। स्थापना के समय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूनिसेफ का वित्तीय योगदान किस अनुपात में? 1:2:3 के अनुपात में। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्य वैधानिक उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया है? राज्य में शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाना तथा उसका संरक्षण एवं संवर्धन करना। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी का नया स्वीकृत अनुपात क्या है? 60:40 का।
केंद्र 60%, राज्य 40%। समाज के वंचित व चरवाहा परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? लालू प्रसाद यादव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में चरवाहा विश्वविद्यालय कार्यक्रम के संबंध में पाठ्यपुस्तक में किस प्रकार की विशेष वैधानिक टिप्पणी अंकित है? इसे एक विशेष सुधारात्मक नोट या ऐतिहासिक पहल के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष 2011 में बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80%, भारत की कुल साक्षरता दर 72.9% से लगभग कितने प्रतिशत कम है? 11.10% कम है। 11.10% कम है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद 1991 की बिहार शिक्षा परियोजना परिषद 1991 की स्थापना किस आर्थिक योजना या नीतिगत कालखंड के दौरान की गई? नई आर्थिक नीति व 8वीं पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि में। बोले बिहार शिक्षा परियोजना परिषद 1991। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद 1991 की स्थापना किस आर्थिक योजना या नीतिगत कालखंड के दौरान की गई है? तो नई आर्थिक व 8वीं पंचवर्षीय योजना के पृष्ठभूमि में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साक्षरता दरों की तुलनात्मक समीक्षा वर्ष 2001 बनाम 2011। पाठ्यपुस्तक की तालिका के अनुसार 2001 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 2001 में भारत की कुल साक्षरता दर 64.8% है। तालिका के अनुसार 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर बढ़कर कितना हो गया? 64 से 74.4% हो गया। वर्ष 2001 में भारत में कुल पुरुष साक्षरता दर कितना था? 2001 तक पहले सबसे ज़्यादा 75.3% कुल पुरुष साक्षरता था, और 2001 में भारत में कुल पुरुष साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? पहले था 75.3% पुरुष पढ़े हुए थे 2001 में, जो अब बढ़ के 82.1% पुरुष पढ़ गए हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में भारत स्तर पर महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 2001 में 53.7 महिला पढ़ी थी 2001 में, और 2011 में 65.5 महिला पढ़ी। वर्ष 2001 की जनगणना के समय बिहार की औसत कुल साक्षरता दर कितने थे? बिहार में ओनली 47% लोग पढ़े थे 2001 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की औसत कुल साक्षरता दर सुधरकर कितनी प्रतिशत हो गई है? 61.8%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल पुरुष साक्षरता दर कितना था? 2001 में बिहार की बात बोल रहे हैं हम, 2001 में बिहार जो है 60.3% पढ़ा लिखा लोग था, ठीक। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो पुरुष है 71.2% बढ़ गया, मतलब 10% का वृद्धि हुआ है, 11% का, 11 पॉइंट कुछ का। वर्ष 2001 की जनगणना के समय बिहार में महिला की साक्षरता, महिला इतनी कम पढ़ी थी, एकदम पुरुष का आधा, 2001 में 33.6%, और अब जो है महिला पढ़ गई है 51.5% 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय स्तर भारत पर पुरुष और महिला साक्षरता के बीच साक्षरता का लैंगिक अंतराल कितना था? मतलब पुरुष और महिला सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा है? तो पुरुष। उसका लैंगिक अनुपात कितना है? तो 21.6% का लैंगिक अनुपात है। वर्ष 2011 में राष्ट्रीय स्तर, मतलब वर्ष 2011 में भारत मतलब राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता का लैंगिक अंतराल सिमटकर कितना प्रतिशत रह गया? 21 से 16.6% रह गया है। वर्ष 2001 की जनगणना में बिहार राज्य के भीतर पुरुष महिला साक्षरता का लैंगिक अनुपात 2001 की जनगणना का बोल रहा है, तो उस समय 26.7% था। 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला बिहार के, पूरे भारत की जाए तो 61.6%, ओनली बिहार का लिंग अनुपात किया जाए 2001 का तो 26.7% साक्षरता दर का अनुपात होगा स्त्री पुरुष में। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार राज्य के भीतर पुरुष महिला साक्षरता का लैंगिक अंतराल घटकर कितना हो गया? 2011 में 20.1% रहा। कितना में? बिहार में। पहले कितना था? 26.7 था बिहार में लैंगिक अनुपात साक्षरता का, और 2001 में अब बिहार राज्य में लैंगिक अनुपात साक्षरता का 20.1% रह गया, मतलब घटा है। प्रश्न है 2001 से 11 के दौरान बिहार के लैंगिक अंतराल जेंडर गैप में कुल कितने प्रतिशत अंकों की भारी कमी आई? 6.6% अंक का। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न 2001 से 11 के बीच भारत में राष्ट्रीय लैंगिक अंतराल में कुल कितने प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है? 5.0% अंक का। 21.6 से घटकर 16.6 हो गया। भारत की बात कर रहे हैं, वो बिहार की बात है, ये भारत की बात है। 5.0% हो गया है। वर्ष 2011 में बिहार की कुल पुरुष साक्षरता दर 71.2%, राष्ट्रीय पुरुष साक्षरता दर 82.1%। 2001 में बिहार में 71.2 है, जबकि राष्ट्र में 82.2% है। से कितना प्रतिशत अंक पीछे है? तो 10.9% अंक पीछे है। वर्ष 2011 में बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है, राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 65.5% है। 2011 की बात कर रहे हैं, तो कितना का गेप है? जहाँ पुरुष में बस 10.9% का गेप है, वहीं महिला में 14% का गेप है अभी। नेक्स्ट है जिलावार वर्गीकरण। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक
बिहार की बात करें, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। 72.5% लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला अवस्थित है? औरंगाबाद। कितना? 69.4%। बिहार में ग्रामीण साक्षरता के मामले में तृतीय स्तर पर भोजपुर 69.2%। बिहार में ग्रामीण साक्षरता के शीर्ष 5वां जिला के क्रम में चौथे स्थान पर कौन सा है? 5 जिला बिहार में ग्रामीण साक्षरता के शीर्ष 5वां जिला का क्रम में चौथा स्थान कौन सा है? चौथा स्थान बक्सर का, पहला स्थान रोहतास का, दूसरा स्थान औरंगाबाद का, तीसरा स्थान भोजपुर का। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, उसके बाद बक्सर। उसके बाद बिहार में ग्रामीण साक्षरता के मामले में 5वां स्थान पर सिवान है। बिहार में ग्रामीण साक्षरता के मामले में 5वें स्थान पर रहने वाला जिला कौन सा है? बिहार में 68.9% लोग पढ़े सिवान के। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में दर्ज की गई? कैमूर जिला। कैमूर जिला एक शहरी क्षेत्र है, 82.6% लोग पढ़े हैं। बिहार के शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर में दूसरा स्थान वाला जिला कौन सा? मुंगेर जिला, 81.0। पहला शहरी जिला कैमूर है बिहार का जो पढ़ा लिखा है, दूसरा हमारा मुंगेर है। एंड बिहार का राजधानी पटना शहरी साक्षरता दर के मामले में राज्य में किस स्थान पर आता है? तीसरा। वाव। कैमूर और क्या बोलते हैं, कैमूर और मुंगेर के बाद तीसरा स्थान पे आता है हमारा पटना जी। बिहार का जो शहर के क्षेत्र में आ रहा है वो तीसरा स्थान पर एजुकेटेड क्षेत्र में आता है पटना, 81%। शहरी साक्षरता दर के मामले में बिहार के शीर्ष 5वें जिले में चौथा स्थान पर कौन सा? समस्तीपुर, 80.7%। भाई ये 80.7% है समस्तीपुर। और शहरी साक्षरता दर के मामले में बिहार का 5वां मुजफ्फरपुर, 80.2। शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में सबसे पहला तुम्हारा कौन सा आएगा? शहरी क्षेत्र में तुम्हारा सबसे पहले आ जाएगा कैमूर, फिर मुंगेर आ जाएगा, फिर पटना आ जाएगा, फिर तुम्हारा समस्तीपुर आ जाएगा, फिर मुजफ्फरपुर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक पुरुष वाला रोहतास। और पुरुष साक्षरता दर के मामले में बिहार का द्वितीय श्रेष्ठ वो लेडीज़ वाला था शायद, वेट देखते हैं। नहीं, वो कोई जेंडर आधारित नहीं था पहले वाला, वो बस था ऐसे ही। अब जेंडर आधारित बोल रहा है तो मतलब पुरुष जो था, पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर जो था 2011 में रोहतास का था। दूसरा स्तर जो है भोजपुर का है 81.7%, ऐसे टोटल भी था। तीसरा बक्सर का है, चौथा सिवान का है, सेम एज इट इज़ वही वाला दिखा रहा है टोटल वाला। फिर पाँचवा जो है औरंगाबाद है, 5वां औरंगाबाद है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये भी रोहतास है। दूसरा मुंगेर बोल देंगे, ये शहरी क्षेत्र आता है। पहले रोहतास, फिर मुंगेर, फिर तीसरे स्थान पर 62.0% पटना महिला साक्षरता दर है तीसरा स्थान पे। उधर भी तीसरे स्थान पे आ रहा था पटना। उसके बाद महिला साक्षरता दर के मामले में बिहार के शीर्ष जिले में चौथा स्थान कौन सा है? औरंगाबाद, सेम। और सिवान मामले जो है 5वें में आएगा, पर सिवान तो आ रहा है एजुकेटेड में, तभी तो शीला थोड़ी पढ़ी लिखी है। संयुक्त कुल साक्षरता दर में संपूर्ण बिहार का सबसे अग्रणी और शीर्ष जिला कौन सा है? रोहतास। संयुक्त साक्षरता दर के मामले में बिहार का दूसरा सबसे शीर्ष जिला कौन सा है? दूसरा सबसे शीर्ष जिला पटना है। और संयुक्त साक्षरता दर में राज्य के भीतर तीसरे स्थान पर कौन सा जिला है? भोजपुर। ऐसे तो तीसरा पर पटना आ रहा था, लेकिन पूरा मिला जुला के अगर बोलें तो पटना सेकंड पे आ जाएगा, तीसरा में भोजपुर आ जाएगा, पहला में रोहतास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से मुंगेर आ जाएगा, 5वें नंबर पर संयुक्त रूप से औरंगाबाद आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जिलावार वर्गीकरण, सबसे पीछे के 5वें जिले। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले का है? सबसे कम पढ़ा लिखा लोग है पूर्णिया में, कितना? 48.4%। 2011 का जनगणना है ये। ग्रामीण साक्षरता दर में नीचे से दूसरा है कटिहार, पूर्णिया, कटिहार सब पूर्वी देश है, मतलब पूर्वी क्षेत्र है ये बिहार का। ग्रामीण साक्षरता दर के मामले में नीचे से तीसरे स्थान पर कौन सा है? सीतामढ़ी। सबसे गरीब मतलब सबसे अशिक्षित लोग पूर्णिया, फिर कटिहार, फिर सीतामढ़ी, फिर सहरसा थोड़ा सही है शिक्षा के मामले में, और मधेपुरा थोड़ा सही है 51.2%। मतलब सबसे गिरा गुजरा शिक्षा पूर्णिया में है, उससे थोड़ा सा अच्छा कटिहार में, उससे थोड़ा सा अच्छा सीतामढ़ी में है, उससे थोड़ा सा अच्छा सहरसा में है, फिर मधेपुरा में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला शहर कौन है? शिवहर सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला शहर है, शहरी क्षेत्र बोले तो 2011 की जनगणना के अनुसार। शहरी साक्षरता के दर के मामले में नीचे से दूसरा, पहला शिवहर है, दूसरा शेखपुरा है। और शहरी साक्षरता दर के मामले में नीचे से तीसरे स्थान पर कौन सा जिला अवस्थित है? तो पश्चिम चंपारण। उसके बाद चौथे स्तर पर मधुबनी है, पश्चिम चंपारण।
उसके बाद शहरी साक्षरता दर के मामले में नीचे से 5वें पायदान पर कौन आता है, मतलब ये थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है किशनगंज 71.2% शहर के मामले में। वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कटिहार, सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कटिहार। और पुरुष साक्षरता दर में नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है, तो मधेपुरा आता है। वो सेम जैसे महिलाओं के लिए था वैसे पुरुष के लिए है। तीसरा में शिवहर आएगा, चौथा में सीतामढ़ी आएगा एंड पाँचवा में पूर्णिया आएगा पुरुष के लिए। पुरुष नहीं, महिला में पूर्णिया में सबसे महिला कम पढ़ी लिखी थी, जबकि पुरुष में सबसे अच्छा खासा मतलब गांव एरिया से पुरुष साक्षरता दर मामले में नीचे से 5वें स्थान पर आने वाला जिला कौन सा है, 5वां जिला, मतलब इसका स्थिति कुछ सुधरा सधरा है पुरुष में, तो पूर्णिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सहरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सहरसा। महिला साक्षरता दर के मामले में नीचे से दूसरे स्थान पर कौन आता है, मधेपुरा, सहरसा फिर मधेपुरा, सहरसा फिर मधेपुरा। महिला साक्षरता दर के मामले में नीचे से तीसरे स्थान पर रहने वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया। महिला साक्षरता दर के लिए तीसरे स्थान पर रहेगी पूर्णिया। महिला साक्षरता दर के मामले में नीचे से चौथे स्थान पर कौन सा जिला दर्ज किया गया, सीतामढ़ी। महिला साक्षरता दर के मामले में नीचे से 5वें पायदान पर कौन सा जिला अवस्थित है, किशनगंज। संयुक्त साक्षरता दर के मामले में संपूर्ण बिहार का सबसे पिछड़ा या न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया। संयुक्त मतलब टोटल साक्षरता दर के मामले में संपूर्ण बिहार का सबसे पिछड़ा और न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा है, पूर्णिया। सब मिला जुला के बोलें तो सबसे पिछड़ा हुआ संयुक्त रूप से बिहार में सबसे पिछड़ा जो पूर्णिया है। संयुक्त साक्षरता दर से नीचे से दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। पहले पूर्णिया फिर सीतामढ़ी, तीसरे नंबर पर आएगा कटिहार, चौथे नंबर पर मधेपुरा, 5वें नंबर पर सहरसा। पहले पूर्णिया फिर सीतामढ़ी फिर कटिहार फिर मधेपुरा फिर सहरसा। साक्षरता दर वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार में सर्वाधिक दशकीय साक्षरता वृद्धि दर दर्ज करने वाला जिला कौन सा है। 2001 से 2011 के दौरान बिहार में सर्वाधिक दशकीय 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा शिक्षा दर्ज करने वाला जिला कौन है, किशनगंज। दशकीय साक्षरता वृद्धि दर 2001 से 2011 के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है, सुपौल, सुपौल, सुपौल। विगत दशक में साक्षरता दर में तीसरे सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला कौन सा जिला है, शिवहर। पहले किशनगंज, दूसरा सुपौल, तीसरा शिवहर। प्रश्न, दशकीय साक्षरता वृद्धि दर के शीर्ष 5 जिलों में से चौथे स्थान पर कौन सा जिला आता है, अररिया। दशकीय साक्षरता वृद्धि दर के शीर्ष 5वें स्थान पर कौन सा आता है, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। चौथे जिले में अररिया, 5वें पूर्वी चंपारण। 2001 से 2011 के दौरान बिहार में सबसे न्यूनतम दशकीय साक्षरता वृद्धि किस में है, पटना। 2001 से 11, जबकि पटना से पढ़ने जाता है, फिर भी 2001 से 11 मतलब एक दशकीय साक्षरता दर देखे तो सबसे न्यूनतम दशकीय साक्षरता दर वृद्धि दर किस जिले की रिकॉर्ड की गई है, तो पटना का 7.8%। न्यूनतम दशकीय साक्षरता वृद्धि दर की श्रेणी में नीचे से दूसरे स्थान पर पटना से अच्छा तो मुंगेर है भाई, 10 वर्ष में ये तो थोड़ा पटना ज़्यादा वृद्धि कर गया है। न्यूनतम दशकीय साक्षरता वृद्धि की दर दर्ज करने वाला तीसरा स्थान कौन सा है, नालंदा। पहले पटना फिर मुंगेर फिर नालंदा, फिर चौथे नंबर पे मतलब 10 वर्षों में वृद्धि करने वाला शिक्षा के केंद्र में भोजपुर एंड 5वें नंबर पर जहानाबाद। जहानाबाद तो फर्स्ट मार दिया, पटना, मुंगेर, नालंदा, भोजपुर सबको पीछे छोड़ते हुए जहानाबाद एक दशक मतलब 2001 से 11 के बीच में सबसे ज़्यादा शिक्षा में वृद्धि की है, 11.6%। नेक्स्ट हमारा उच्च शिक्षा के संस्थान। उच्च शिक्षा के संस्थान बिहार में वर्ष 2022 से 23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी थी, 4। 2022 से 23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुल संख्या 4 थी। शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 में बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी दर्ज की गई है, 4। बिहार में राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या 2022-23 में राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या 2022-23 में 17 है। 2022-23 की तुलना में 23-24 में बिहार में राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या कितनी वृद्धि हुई, 2 वृद्धि हुई, 17 से बढ़ के 2 वृद्धि हुई, 19 हो गए। वर्ष 2023-24 में बिहार में राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है, 19। वर्ष 2022-23 से 2024-25 वर्ष 2023-24 वर्ष 2022-23 से 23-24 दोनों वर्षों में बिहार में राजकीय महत्व के संस्थान की संख्या कितनी है, 6। बिहार में राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय स्टेट फाउंडेड ओपन यूनिवर्सिटी की संख्या 23-24 में कितनी है, 1। बिहार में राज्य पोषित मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या 23-24 में कितनी है, 1। राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत संचालित संस्थानों की संख्या बिहार में कितनी है, 1। राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत संचालित संस्थानों की संख्या बिहार में कितनी है, 1।
वर्ष 2022-23 और 23-24 में बिहार में समकक्ष डिम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 1। वाह, बिहार में डिम्ड यूनिवर्सिटी ओनली 1 है। 22-23 की बात कर लो या उसके 23-24 में की बात कर लो, कोई बढ़ावट नहीं है, बस एक ही डिम्ड यूनिवर्सिटी है बिहार में। बिहार में राजकीय प्राइवेट विश्वविद्यालय स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 23-24 के आंकड़े के अनुसार 7। 22-23 में बिहार में विश्वविद्यालयों का कुल योगफल टोटल यूनिवर्सिटी कितना था? 37। वर्ष 22-23 में बिहार में विश्वविद्यालय का कुल योगफल कितना था? 37। 22-24 के आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 39 होगी। 2 विश्वविद्यालय बढ़ा है बिहार में। बिहार में उच्च शिक्षा के अंतर्गत शोध संस्थानों की संख्या दोनों वर्षों में कितनी स्थिर है? 7। बिहार में उच्च शिक्षा के अंतर्गत शोध संस्थानों की संख्या दोनों वर्षों 22-23 एवं 23-24 में कितनी स्थिर है? 7। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में A++ ग्रेड प्राप्त एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में A+ ग्रेड प्राप्त एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले के पंचानपुर में स्थित है? गया में। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले के पंचानपुर में स्थित है? गया में। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक ग्रेड किसे मिला है? AN ग्रेड। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के महाविद्यालयों में सर्वाधिक ग्रेड किसे मिला है? AN महाविद्यालय को। पटना A+ ग्रेड। AN महाविद्यालय का मतलब अनुग्रह नारायण कॉलेज बिहार के किस शहरिया जिले में स्थित है? पटना में। अनुग्रह नारायण कॉलेज। उच्च शिक्षा के संस्थानों का यह डेटा किस समय अवधि वर्षों से संबंधित है? वर्ष 2022-23 से 23-24। उच्च शिक्षा के आंकड़ों के अनुसार राजकीय प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या में दोनों वर्षों में क्या बदलाव हुआ है? कोई बदलाव नहीं हुआ है, संख्या 7 पर स्थित रही है। बिहार में मुक्त विश्वविद्यालय का स्वरूप कैसा है? राज्य पोषित स्टेट फाउंडेड। बिहार में मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी का स्वरूप कैसा है? राज्य पोषित स्टेट फाउंडेड। बिहार में राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 22-23 में 17 थी। बिहार में राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 2022-23 में 17 थी, वह 23-24 में कितनी हो गई? 19 हो गई है। पहले 17 थे राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय, अब 19 हो गई है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्रेणी के तहत बिहार में कितने संस्थान कार्यरत थे? राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्रेणी के तहत बिहार में कितने संस्थान कार्यरत थे? समकक्ष विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? डिम्ड विश्वविद्यालय के नाम से। समकक्ष विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? डिम्ड विश्वविद्यालय के नाम से। बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या में 22-23 से 23-24 के बीच कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 2 विश्वविद्यालयों की वृद्धि की गई है। बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 22-23 से 23-24 के बीच कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 2 विश्वविद्यालयों की वृद्धि। बिहार के गया जिले के पचानपुर में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय को AISHESA द्वारा कौन सा सबसे ग्रेड मिला है? A+ ग्रेड का। बिहार के गया जिले को A+ ग्रेड मिला है। बिहार में उच्च शिक्षा का डेटा मुख्य रूप से किस आधिकारिक प्रभाग द्वारा जारी किया गया? शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के द्वारा। बिहार राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत गठित संस्थानों की संख्या 23-24 में कितनी है? 1। शोध संस्थानों के मामले में वर्ष 2022-23 और 22-23 की संख्या का अनुपात क्या है? 1:1। दोनों वर्ष की संख्या 7 रही है। बिहार में उच्च शिक्षा सांख्यिकी के अनुसार विश्वविद्यालयों के योगफल में सर्वाधिक योगदान किस प्रकार के विश्वविद्यालय का है? राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय 19 संस्थान। उच्च शिक्षा क्षेत्र में नीति निर्धारण के लिए किस सर्वेक्षण को आधार माना गया है? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण को। नेक्स्ट टॉपिक है महाविद्यालय और स्वायत्त केंद्र। बिहार में वर्ष 2022-23 में सरकारी महाविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 284। बिहार में वर्ष 2022 से 23 में सरकारी महाविद्यालय या अंगीभूत विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 284। वर्ष 2023-24 में बिहार में सरकारी अंगीभूत महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गया? पहले थी 284 हो गया 293। वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच सरकारी महाविद्यालयों की संख्या में कितनी शुद्ध वृद्धि हुई है? 9 महाविद्यालयों का। बिहार में स्थानीय निकाय महाविद्यालय संबंध महाविद्यालयों की संख्या 22-23 में कितनी थी? 894। बिहार में स्थानीय निकाय
स्थानीय निकाय महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या 22-23 में कितनी थी? 894, जो 22-23 से 23-24 में बढ़ के हो गई थी 1 बढ़ 895। स्थानीय निकाय या संबद्ध महाविद्यालय की संख्या। बिहार में स्नातकोत्तर केंद्रों की संख्या 22-23 और 23-24 में कितनी रही? 5। बिहार में मान्यता प्राप्त केंद्रों रिकॉग्नाइज्ड सेंटर की संख्या दोनों समीक्षाधीन वर्षों में कितनी दर्ज की गई है? 4। बिहार में मान्यता प्राप्त केंद्रों की संख्या दोनों समीक्षाधीन वर्षों में कितनी दर्ज की गई? 4। वर्ष 22-23 में बिहार में महाविद्यालय या केंद्रों का कुल योगफल कितना था? 1187। वर्ष 2022-23 में बिहार में महाविद्यालय या केंद्रों का कुल योगफल कितना था? 1187। वर्ष 2023-24 में बिहार में महाविद्यालय या केंद्रों का कुल योगफल कितना हो गया था? बढ़ के कुल योगफल कितना हो गया था? 1197। 1187 से 1197 हो गया था। महाविद्यालयों या केंद्रों की कुल संख्या में एक वर्ष में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 10 केंद्रों महाविद्यालयों की। बिहार में महाविद्यालयों की रीढ़ कहे जाने वाले संबद्ध महाविद्यालय किस श्रेणी में गिने जाते हैं? स्थानीय निकाय महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय। बिहार में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे में किस प्रकार के महाविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है? संबद्ध महाविद्यालय 1895। बिहार में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचों में किस प्रकार के महाविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है? संबद्ध महाविद्यालय 1895 संस्थान। वर्ष 23-24 में स्नातकोत्तर केंद्रों की संख्या में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं, यह 5 पर अपरिवर्तित रही है। 5 पर अपरिवर्तित रही है। 23-24 में स्नातकोत्तर केंद्रों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है? यह नहीं परिवर्तन, यह 5 पर स्थित रही है। मान्यता प्राप्त केंद्रों और स्नातकोत्तर केंद्रों की संख्या का योगफल 23-24 में कितना है? 9। 5 + 4। सरकारी और अंगीभूत महाविद्यालयों का डेटा किस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत आता है? महाविद्यालय केंद्र के अंतर्गत। सरकारी और अंगीभूत महाविद्यालयों का डेटा किस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत आता है? महाविद्यालय केंद्र के अंतर्गत। वर्ष 22-23 में संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या 894 और सरकारी महाविद्यालयों की संख्या 284 में कितना अंतर था? 610। वर्ष 2022 से 23 में संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या 894 और सरकारी महाविद्यालयों की संख्या 284 में कितना अंतर है? 610 का। महाविद्यालयों की संख्या 894 है, जबकि सरकारी महाविद्यालयों की संख्या 284 है। टोटल मिला के अंतर कितना? 610 का। बिहार के उच्च शिक्षा विकास में सरकारी महाविद्यालयों की संख्या 290 का आंकड़ा किस वर्ष पार कर सकी? किस वर्ष सरकारी स्कूल का आंकड़ा 290 पार कर सकी? 2023-24 में 293 हो गया था। 293 संख्या हो गई थी। कुल महाविद्यालयों का योगफल 1197 में संबद्ध महाविद्यालयों का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 74.7%। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कॉलेज स्तर की शिक्षा को किन 2 मुख्य प्रबंधकीय रूप में बांटा गया? अंगीभूत और संबद्ध। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संबद्धता करने वाले केंद्र को क्या कहा जाता है? मान्यता प्राप्त केंद्र। शिक्षा प्रशिक्षण एवं अभियंत्रण संस्थान। बिहार में वर्ष 2022-23 में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र प्राथमिक की संख्या कितनी थी? 63। वर्ष 2023-24 में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 64। बिहार में वर्ष 2022-23 में अभियंत्रण महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी थी? 53। बिहार में वर्ष 2022-23 में अभियंत्रण महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी थी? 53। सत्र 2023-24 में बिहार में अभियंत्रण महाविद्यालयों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? 53। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या वर्ष 2022-23 और 23-24 में कितनी स्थिर रही? बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थानों मतलब कॉलेजों की जो संख्या थी 22-23 में और 23-24 में कितनी स्थिर रही? 67 का 67 ही रहा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शिक्षण प्रशिक्षण अभियंत्रण और पॉलिटेक्निक का कुल योगफल वर्ष 2022-23 में कितना था? शिक्षक प्रशिक्षण अभियंत्रण और पॉलिटेक्निक तीनों को मिला दे तो 2022-23 में टोटल मिला के 183 था। शिक्षक प्रशिक्षण अभियंत्रण पॉलिटेक्निक श्रेणी का कुल योगफल वर्ष 2023-24 में सेम रहा। कोई बढ़ोतरी हुआ। 183 से 184 हो गया। इस पूरी श्रेणी शिक्षण प्रशिक्षण या अभियंत्रण पॉलिटेक्निक में किस संस्थान की संख्या सबसे अधिक है? पॉलिटेक्निक संस्थान कितने? 67। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में एक वर्ष में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 1 केंद्र की वृद्धि 63 से 64 हुई है। बिहार में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले पॉलिटेक्निक और अभियंत्रण महाविद्यालय की संयुक्त संख्या 2023-24 में कितनी है? 120।
120 53 + 67। पृष्ठ पर चित्र के माध्यम से बिहार के किस प्रमुख प्रबंधन संस्थान को प्रदर्शित किया गया है? IIM गया, भारतीय प्रबंधन संस्थान गया, भारतीय प्रबंधन संस्थान गया। शिक्षण प्रशिक्षण श्रेणी में मुख्य रूप से किस स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों का आंकड़ा तालिका में स्पष्ट किया गया? प्राथमिक स्तर के। बिहार में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए नोडल विभाग कौन सा है जिसके अंतर्गत ये आंकड़े आते हैं? शिक्षा विभाग और संबंधित तकनीकी संबंध, शिक्षा विभाग और संबंधित तकनीकी संबंध। वर्ष 2023-24 में कुल शिक्षक प्रशिक्षण और तकनीकी संस्थानों 184 में पॉलिटेक्निक का हिस्सा कितना? 67 संस्थान है। अभियंत्रण क्षेत्र में सरकारी पहलों के बावजूद 2022-23 से 23-24 के बीच कॉलेज की संख्या में वृद्धि दर क्या थी? 0%, संख्या 53 पर स्थिर रही। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में स्थित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है? पटना में। NIT कहाँ है? पटना में। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ है? पटना। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बिहार के किस ऐतिहासिक एवं धार्मिक शहर में स्थित है? बोधगया में। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान बिहार के किस ऐतिहासिक एवं धार्मिक शहर में स्थित है? बोधगया में। बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है? पटना बिहटा में। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का शीर्ष संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिहार में कहाँ है? पटना में। कानूनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय CNLU कानूनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय CNLU बिहार में कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में कृषि अनुसंधान को समर्पित बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU कहाँ स्थित है? सबौर भागलपुर में। बिहार में कृषि अनुसंधान को समर्पित बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सबौर भागलपुर में। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अग्रणी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT बिहार के किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर जिले में। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अग्रणी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। तालिका के अनुसार पटना जिले में राष्ट्रीय महत्व के कुल कितने विशिष्ट संस्थान सूचीबद्ध हैं? 4 संस्थान NIT IIT एम्स चाणक्य विधि विश्वविद्यालय। तालिका के अनुसार पटना जिले में राष्ट्रीय महत्व के कुल कितने विशिष्ट संस्थान सूचीबद्ध हैं? NIT IIT 4 संस्थान NIT IIT एम्स और चाणक्य विधि विश्वविद्यालय। भागलपुर जिले में राष्ट्रीय महत्व के कौन से 2 प्रमुख संस्थान हैं? भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT। मगध प्रमंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का कौन सा एकमात्र संस्थान तालिका में शामिल है? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की सूची में बिहार के कुल कितने संस्थानों का विवरण नाम सहित दिया गया? 7 संस्थानों का। चिकित्सा विधि अभियांत्रिकी और प्रबंधन में से किस क्षेत्र का राष्ट्रीय संस्थान पटना से बाहर स्थापित है? प्रबंधन संस्थान IIM बोधगया। चिकित्सा विधि अभियांत्रिकी और प्रबंधन में से किस क्षेत्र का राष्ट्रीय संस्थान पटना से बाहर स्थापित है? चिकित्सा विधि अभियांत्रिकी और प्रबंधन में से किस क्षेत्र का राष्ट्रीय संस्थान पटना से बाहर स्थापित है? प्रबंधन संस्थान IIM बोधगया। उच्च शिक्षा में विधिक अनुसंधान के लिए बिहार का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय किस जिले के अंतर्गत आता है? भागलपुर के अंतर्गत। बिहार में तकनीकी शिक्षा के शीर्ष त्रिकोण में IIT और NIT के साथ तीसरे कौन सा संस्थान भागलपुर में? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IIIT। बिहार में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बिहार में स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर पंचानपुर। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2009 में। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2009 में। बिहार के ऐतिहासिक स्थल राजगीर नालंदा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संस्थापना का वर्ष तालिका में क्या है? 2010 में। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। चंपारण सत्याग्रह की भूमि पर स्थापित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण। चंपारण सत्याग्रह की भूमि पर स्थापित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण। मोतिहारी किधर है? पूर्वी चंपारण। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? वर्ष 2016 में। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2016 में।
बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में स्थित प्रसिद्ध केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। बिहार के समस्तीपुर जिले में पूसा में स्थित प्रसिद्ध केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा या गठन मिला है? वर्ष 2016 में। तालिका के फुटनोट के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मूल रूप से किस वर्ष स्थापित हुआ है? 1970 ईस्वी में। फुटनोट के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मूल रूप से किस वर्ष स्थापित हुआ? वर्ष 1970 में। वर्ष 1970 में। वर्ष 1970 में स्थापित होने के समय पूसा स्थित संस्थान का दर्जा क्या था? एक कृषि विश्वविद्यालय राज्य स्तर का। राज्य कृषि विश्वविद्यालय को बाद में किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय में। राज्य कृषि विश्वविद्यालय को बाद में किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय में। बिहार का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया 2009 में। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया 2009। वर्ष 2016 में बिहार में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन या रूपांतरण हुआ है? 2। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। वर्ष 2016 में बिहार में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों का गठन या रूपांतरण हुआ है? 2। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? नालंदा राजगीर। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? नालंदा राजगीर। पूर्वी चंपारण जिले का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किसके नाम पर स्थित है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण जो है महात्मा गांधी। पूसा जो कि समस्तीपुर का केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जिसके किस प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूसा जो है समस्तीपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है पूसा जो कि समस्तीपुर में है। पूसा एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर है। नेक्स्ट हमारा बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में भौगोलिक रूप से सबसे उत्तरी विश्वविद्यालय कौन सा है? महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। बिहार के गया जिले में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन किस केंद्रीय अधिनियम के तहत हुआ है? वर्ष 2009 में हुआ है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को पुनर्जीवित करना। इस पूरे दस्तावेज का मूल स्रोत क्या है जहाँ से ये सभी प्रामाणिक आंकड़े संकलित किए गए? शिक्षा विभाग और बिहार सरकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।